प्रणाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीजी यानी कि फिजिक्स गुरु में। यहां पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। फिजिक्स आपकी रोजाना 7 बजे लाइव होती है, केमिस्ट्री आपकी 6 बजे होती है, शाम की बात कर रहा हूं। और मैथमेटिक्स हमारी एप्लीकेशन पर चल रहा है जिसमें अलजेब्रा और कल से मैथमेटिकल मेथड बुक भी स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी कॉस्ट केवल 399 रुपीज है पूरी बुक की। आज का जो टॉपिक है आपके सामने लिखा हुआ है, बुक है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इसका लेक्चर नंबर 35 है जिसमें लास्ट यूनिट चल रही है यूनिट 4 कौन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें आज जो हम पढ़ने वाले हैं लिखा हुआ है, अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ ये क्या लिखा हुआ है। हम देखो इसे बोलते हैं फ्रेशनेल इक्वेशन। है भी सही क्योंकि लिखा हुआ क्या है, ये फ्रेशनेल ही लिखा हुआ है, लेकिन आपने हिंदी में देखा होगा, हिंदी में ऐसे लिखा रहता है फ्रेनल, तो ये बोलता फ्रेनल है, क्या, फ्रेनल इक्वेशन। और मैं आपसे एक चीज और बताऊं, अगर आप किसी ब्रिटिश को देखोगे तो एल भी साइलेंट है, हमने तो एस साइलेंट किया, फ्रेनल वे एल भी साइलेंट रखते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रेने इक्वेशंस। क्या बोलते हैं, फ्रेने इक्वेशंस। थोड़ी सी मतलब अलग है, यूनिक है। लगता है आपको ये कुछ हमें कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, लगता है आपको वे पता नहीं होंगे, क्योंकि जब मैं बीएससी कर रहा था मुझे वे कॉन्सेप्ट पता नहीं थे। पहली चीज आपको पता है ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों परपेंडिकुलर है। ये रे दोनों परपेंडिकुलर नहीं होते, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये मैग्नेटिक फील्ड, दोनों आए यहाँ टकराए और मैं आगे को चल दिया, मैं क्या बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैंने क्या बताया था, तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और मेरा मोशन क्या बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैंने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो पहली चीज आपको ये हमेशा याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और आपकी किसकी, वेव की डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वो चल रही है, तीनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। एक चीज आपको और बेसिक सी समझनी होगी इस डेरिवेशन को करने के लिए, क्या, समझो। डेरिवेशन कौन सा, ब्लैक मार्कर लेता हूं, फ्रेनेल इक्वेशन। फ्रेनेल इक्वेशन कुल मिला के 4 है, तो चारों एक लेक्चर में पॉसिबल नहीं है, 2 आज करेंगे, 2 कल के लेक्चर में करेंगे। देखो ये मेरे पास कोई सरफेस है, समझना पड़े ध्यान से। मैंने इस पे क्या करा, कोई लाइट डाल दी, तो क्या सिचुएशन होगी भैया, 2 सिचुएशन होगी, होती तो 3 है लेकिन हमें तीसरी नहीं पढ़नी, या तो टकरा के वापस आ जाएगी या आर पार निकल जाएगी। एब्जॉर्प्शन भी होता है, अरे जो टकरा के वापस आई इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। और जो बाहर निकल गई इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन, अपवर्तन या ट्रांसमिशन, ट्रांसमिट वेव, सुना नहीं, ट्रांसमिशन। और ये क्या थी, इंसिडेंट, आपतित किरण, ये तो आपको पता है। तो जो हमारे फ्रेनल थे ना, जो हमारे फ्रेनल थे, उन्होंने इसके इसके और इसके एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड आप जानते हो, जैसे हमने इक्वेशन लिखी y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, मैंने ये इक्वेशन लिखी, तो ये यहाँ जो लिखा हुआ आता था ये क्या होता है, एक तरीके से एम्पलीट्यूड। क्या होता है, एम्पलीट्यूड। मैंने लिख दिया ई इक्वल्स टू ई नोट साइन ओमेगा टी, मैंने ये लिख दिया। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये है, यानी कि सॉरी एम्पलीट्यूड। आपने क्या पढ़ा, आई इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी, पढ़ी है ये, 12th में पढ़ी होगी। तो ये आई नोट आई की पीक वैल्यू होती थी, और एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू होती है, पीक वैल्यू ही होती है। तो ये भी मेरा क्या बन गया, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हिंदी में बोला जाता है बच्चा आयाम। तो हम एक चीज तो हमें पता है, अरे यार हम इतनी सी चीज नहीं समझ पा रहे। अगर किसी सरफेस पर लाइट डाल लूंगा तो 3 काम होंगे, या तो टकरा के वापस आएगी, या आर पार निकल जाएगी, या अंदर ही रुक जाएगी। 3 काम होंगे। अब वापिस आना कहलाता है परावर्तन, आर पार निकल जाना कहलाता है ट्रांसमिशन या रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, अंदर रुकना कहलाता है अवशोषण, जिसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। समझ गए, यही 3 काम होंगे। फ्रेनल ने 2 लिए, एक तो रिफ्लेक्शन और एक ट्रांसमिशन, और इनके क्या किया, इनके तीनों के एम्पलीट्यूड में रिलेशन निकाला। देखो एक रिलेशन इन दोनों में निकाला एम्पलीट्यूड में,
और एक रिलेशन इन दोनों के एम्पलीट्यूड में निकालना होगी। एक इक्वेशन इससे बन गई, एक इक्वेशन इससे बन गई, दो इक्वेशन होगी। सर आपने तो तीन कहा है, तीन क्या? एक तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जब परपेंडिकुलर लेंगे, किसके किसके? प्लेन के। प्लेन ये बोर्ड है मेरा, तल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ट्रिम ले लिया, या तो अंदर ले लो या बाहर ले लो, समझो यार। ये है तल, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या तो बाहर को हो गया या अंदर को, दोनों केस में देखो परपेंडिकुलर नहीं है। ये तल हो गया मेरा, ये तल ही तो है, एक्स वाई प्लेन कह लूं, एक्स जेड प्लेन कह लूं, तो ये तल हो गया, ये रहा परपेंडिकुलर, पहला केस। इसमें दो इक्वेशन मिलेंगी। फिर ई अगर पैरेलल हो, पैरेलल का मतलब ये तल है, अब किसी भी डायरेक्शन में हो, देखो ये तल है, मैं इस तल को ऐसे कर रहा हूं दिखाने के लिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी ले लो, किसी भी डायरेक्शन में, हमेशा पैरेलल ही आएगा, बस ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसा हो तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ऐसे ले लो, कहीं भी देखो पैरेलल ही आना हमेशा। तो दो इक्वेशन, जब पहले हम इस केस को लेकर करेंगे और फिर इस केस को लेकर करेंगे, तो दो इक्वेशन इसमें मिलेंगी और दो इक्वेशन इनमें मिलेंगी, तो टोटल चार इक्वेशन होगी। तो फ्रेनेल की कितनी इक्वेशन होगी? चार। तो आज हम इस केस को पढ़ेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? प्लेन के परपेंडिकुलर। दूसरा जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन के पैरेलल लगा हुआ हो। तो हम ये दो केस डिस्कशन करेंगे। इसमें ये एक रिलेशन, ये एक रिलेशन, ये फिर इसमें एक रिलेशन, ये एक रिलेशन, ये, तो टोटल मिला के चार हो गई हैं। आप समझो पहले कुछ चीजें, डस्टर कहाँ गया? ये रहा। आपको कुछ थोड़ी छोटी चीजें समझनी होंगी, अगर आप ये छोटी छोटी चीजें समझ पाए तो सब काम इजी हो जाएगा। ठीक है, समझना। मैं आपको कुछ और दो चार चीजें बता रहा हूँ, ये चीज अगर आप चाहो तो हिंदी भाषा में अपने किसी नोट बना के लिख सकते हो। देखो मैंने कहा ये मेरी कोई वेव ऐसे जा रही है, के। सर के क्या है? के है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अलोंग होगा और मैग्नेटिक फील्ड इसके अलोंग होगा। चाहे बी लिख लूं चाहे एच लिख लूं। कि मैं क्यों बता रहा हूं, किसी बुक में बी लिखा हुआ है, किसी में एच, और आपको पता है बी और एच में रिलेशन ये होता है, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एच। ठीक है, तो क्या तीनों पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है? कैसे? सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, दोनों टकराए, मैं क्या बन गया? मैं क्या बन गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मैंने यही तो बताया था, आपको पता है मैंने प्रॉपर्टीज डिस्कशन कराई थी कि तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो हमने यही तो बताया, के क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी कि ये क्या हो गया आपका? ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बाहर से, ये भैया जेड एक्सिस क्या है? हमने तिरछा बना रखा है, ये बाहर से ऐसे है, ये जेड एक्सिस ऐसे। टॉपिक खतरनाक है, इसलिए मैं इसे लाइव नहीं ले रहा। क्यों लाइव लूंगा तो इफिशियंसी घट जाएगी, आप वीडियो के बीच में कमेंट करोगे, आप नहीं कोई और आके कमेंट करेगा। तो मैं इसमें इफिशियंसी अच्छी रखना चाह रहा हूँ। खतरनाक टॉपिक है, अब से पहले नहीं पढ़ा किसी ने। तो ये देखो परपेंडिकुलर ना हो गया, तो ये क्या हो गया आपका? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। और जैसे ये टकराए, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलरली टकराए, तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होगी, ये होगी मैं। और मैं जब जनरेट हो गया तो मैं अभी क्या हूं? इनके परपेंडिकुलर। समझ गए? तो आपको एक ये चीज भी याद रखने, एक यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, ये क्या है? बी। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। एक दो राइटर्स ने ऐसे भी लिखा हुआ है, तो इसे लेके कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। ठीक है, इसे लेके बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। अब आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है बी बराबर, वो किसके बराबर होता है? के क्रॉस ई अपॉन ओमेगा। सर ये हमने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो इसे ब्रैकेट में अंडरलाइन करके लिख लो कहीं को।
अभी फ्रेनेल इक्वेशन स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन फ्रेनेल इक्वेशन पर पहुंचने के लिए मैं सीढ़ियां बना रहा हूं, क्योंकि उन सीढ़ियों पर चढ़ चढ़ कर ही फ्रेनेल इक्वेशन तक पहुंचोगे। यहाँ पे आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, मैंने कहा ए वेक्टर, क्या मैं ए वेक्टर को ऐसे नहीं लिख सकता? ए वेक्टर को क्या लिख सकता हूं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू यूनिट वेक्टर। अरे यूनिट वेक्टर क्या करता है? डायरेक्शन ही तो बताता है, तो मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता क्या? मैग्नीट्यूड हो गया और इसकी डायरेक्शन, दोनों को अलग अलग लिख दिया। समझे नहीं समझे इस बात को? चलो अब मैं क्या करूंगा, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं k इंटू एन कैप। एन कैप क्या कर रहा है? इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, नथिंग एल्स। ठीक, चलो अब मैं आपको एक फॉर्मूला और छोटा सा बता रहा हूं, जिसकी मुझे पूरे डेरिवेशन में जरूरत पड़नी है। ठीक है, अब यहां देखो, B बराबर किसके होता है? म्यू नोट एच के। क्या? तो म्यू नोट एच लिख लिया मैंने B की जगह पर। तो अरे B बराबर म्यू नोट एच नहीं होता, तो B की जगह पर लिख दिया मैंने, क्या आ गया? K क्रॉस E अपॉन ओमेगा। अब H कैप, H वेक्टर कितना हो गया? K की जगह पर मैंने लिख दिया K एन कैप इंटू E अपॉन ओमेगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ओमेगा कोई खास रोल नहीं बनाता, म्यू नोट अपॉन में पहुंच गया। H इक्वल्स टू, सर ये क्या कर रहे हो आप? अभी आपको 2 मिनट में एक नया फॉर्मूला निकल के आएगा आपके सामने, आता ही सुंदर, म्यू नोट ओमेगा अपॉन के को नीचे लिख लिया। अब आपको पता होगा V बराबर क्या होता है? ओमेगा अपॉन के होता है। हमें तो पता ही नहीं। अरे मैंने बताया है ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई टी। सर कैसे है? अरे ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या होती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जब पूरा रोटेशन ले लिया तो टाइम 2 पाई हो जाता है, और टाइम पीरियड, सॉरी, एंगल 2 पाई हो जाता है, और पूरे रोटेशन में जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड बोलते हैं। और के क्या है? के क्या है? एंगुलर वेव नंबर। ये कितना होता है? 2 पाई बाई लैम्डा। देखो इससे ये कट गया, लैम्डा ऊपर पहुंच गया, तो लैम्डा अपॉन टी। लैम्डा क्या है? वेव लेंथ। अरे लेंथ है, अपॉन टाइम, तो लेंथ अपॉन टाइम क्या वेलोसिटी नहीं होता? तो क्या मैं इसकी जगह पर v नहीं लिख सकता? समझना, ये एक नया फॉर्मूला डराइव करा रहा हूं, एच बार इक्वल टू एन कैप क्रॉस बार्नी वेक्टर अपॉन म्यू नोट v। अब V आपको पता है C किसके बराबर होता है? 1 अपॉन म्यू नोट एप्सिलॉन नोट का अंडर रूट। अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूं, किसकी? वेलोसिटी की, तो वो किसके बराबर होगी? यही तो। अरे यार, जब स्पीड ऑफ लाइट ले रहे थे तो ये क्या लिए थे? आपको पता है, वैक्यूम वाले। जब किसके ले लेंगे? मीडियम के, तो वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, तो मैं V की जगह पर ये भी लिख सकता हूं। यस नो बोलो। यस, देखो तो H इक्वल्स टू एन, सर ये तो बड़ा खतरनाक है, और अभी तो फ्रेनेल इक्वेशंस स्टार्ट भी नहीं हुई है। अभी तो क्या है? अभी तो मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूं। म्यू नोट अंडर रूट, V की जगह पर क्या आ गया? 1 अपॉन म्यू ई। 1 अपॉन म्यू एप्सिलॉन ई नहीं, 1 अपॉन म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। सर आप तो कह रहे थे म्यू ई आएगा, फिर आपने ये क्यों ले दिया? अरे यार, हमने B बराबर म्यू नोट एच पढ़ा वैक्यूम के लिए, लेकिन अगर हम मीडियम की बात करेंगे तो म्यू एच हो जाएगा, क्या? म्यू एच। लेकिन मैं यहाँ B वैक्यूम के लिए लेके चल रहा, तो रिजल्ट भी तो वैक्यूम के लिए लेके आएगा। हम नहीं समझ रहे। चलो मीडियम ही ले लो, तो म्यू रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। लो, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अंडर रूट म्यू से अंडर रूट म्यू कट जाएगा, इधर लिख दे रहा हूं, तो मेरे पास H बराबर कितना आ जाएगा? एन कैप क्रॉस ई वेक्टर अपॉन अंडर रूट म्यू अपॉन ई। नहीं एप्सिलॉन। अरे ये म्यू अंदर जाएगा, म्यू स्क्वायर से एक पावर कट जाएगी, तो म्यू अपॉन ई ना बचेगा। तो अगर मैं H का केवल मैग्नीट्यूड लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं? अंडर रूट ये ऊपर गया, ई अपॉन म्यू इंटू ई। लिख सकता हूं? लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? यस नो बोलो। ये चीज आपको समझ में आई? बिल्कुल आई होगी, क्योंकि बड़े अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है।
इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। जब ये डेरिवेशन करेंगे साइड में डंडा खींच के लिख लेना इस चीज को भी, क्योंकि इस चीज की भी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, चलो स्क्रीन छोड़ देता हूँ। लो, आप चिंता ना करो, स्क्रीनशॉट ले लो, आप घबराने की जरूरत नहीं है। एक दो स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आ रही है कि सर ये एन कैप कहाँ गया। अरे यार, हम डायरेक्शन वेक्टर था, एन कैप के यूनिट वेक्टर ही तो है, जिसके ऊपर कैप हो यूनिट ही तो होता है, एकांक सदिश। ये क्या बताता है? डायरेक्शन। यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड लिया तो डायरेक्शन बताने की जरूरत ही नहीं है, तो ये वैल्यू बचेगी और ई बचेगा। ये वैल्यू इससे कैसे लिखनी है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप बीएससी में हो। अब देखो यहाँ पे म्यू मान लिया था तो ये भी म्यू चलेगा, हम किसी मीडियम के लिए लेके चल रहे थे। अब हम अपने डेरिवेशन पे आते हैं, इतना आप समझ गए। ठीक है, अब मैं अपने डेरिवेशन पे आता हूं। इस डेरिवेशन में मेन क्या है? फिगर। अगर आप फिगर समझ गई तो कैलकुलेशन है, बाकी कैलकुलेशन मैथ का जो बीएससी कर रहा है कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, लेकिन आपको ध्यान से इसका क्या समझना होगा? फिगर समझनी होगी। क्या समझनी होगी? फिगर। देखो, फिगर मैं समझाने की कोशिश करूंगा बड़े अच्छे से। 2-3 मार्कर ले रहा हूं। मेरे पास क्या है? ये मेरे पास कोई सरफेस है, सीधी लाइन आई है, बिल्कुल सीधी लाइन आई है। ये मेरे पास कोई सरफेस है जिसे बोलते हैं इंटरफेस। क्या बोलते हैं? इंटरफेस। ठीक है, और ये क्या है? ये पूरा ये तल है, ये तल है, ये तो इंटरफेस हो गया। तल तो आप जानते हो, प्लेन। प्लेन कौन सा मान लिया मैंने? एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड क्यों मान रहे हो? क्योंकि आपकी कृष्णा की बुक में एक्स जेड माना हुआ है, तो मैं भी एक्स जेड ही प्लेन मान रहा हूं। तो एक्स जेड मानने के लिए मैं ऐसे नहीं एक्सिस बनवाऊंगा, सिंपली वे में करवा दूंगा। बस क्या करो, इस पे एक्स लिख दो, ये एक्स तल हो गया, ये जेड हो गया, पूरा प्लेन क्या हो गया? एक्स जेड प्लेन हो गया। चलो, यहां से कोई लाइन पड़ी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डाल ली है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे इस डायरेक्शन में गई, चलेगी, तो ये क्या हो गया? के हो गया, बड़ा लिखूं, ये क्या हो गया? के आई हो गया इस डायरेक्शन में। के आई का मतलब आप जानते हो इंसिडेंस, और के मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। अब यहाँ पे दो सीन बनेंगे क्या? एक तो लाइट वेव क्या हो जाए? आर पार निकल जाए, या टकरा के क्या हो? वापिस आ जाए। यही दो केस बनेंगे। अब मैंने क्या किया? ये क्या थी आपकी ट्रांसमिट वाला केस, तो ये क्या होगी? के टी मान ली, और ये क्या होगी? के आर। बताओ, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस वाली बात है नहीं। ये के होगी, ये के आर होगी। ये सारे केस मानने में कोई बड़ी बात नहीं थी, बेसिक चीज थी। पर सर आप तो बोल रहे थे मेन फिगर ही है। अभी फिगर का एक एक हिस्सा बना छोटा सा, अभी तो फिगर बनेगी असली जो दिल दहला देगी आपका। पहले इसे समझो, ये समझ में आई। ये क्या है? कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैंने मान लिया ऐसे जा रही है, अब वो यहाँ टकरा के ट्रांसमिट होगी या कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो गया। मैंने एंगल मान लिया, ये क्या मान लिया? एंगल। ये मैंने थीटा आई एंगल पर डाल ली। थीटा आई ये कितने पे चलेगी? थीटा टी पे। फाई टी, फाई याद आ रहा है, थीटा टी पर। और ये कितना हो गया? थीटा आर। सर इस एक्सिस से मानना है इसका, तो सबका हम इसी एक्सिस से मान लेंगे, थीटा आर। लो, हमने सारी चीज मान ली। अब ये आपको एक मेन फिगर है जो दोनों केस में बननी है, केस 1 में भी और केस 2 में भी। अब जो है, अब केस 1 उठाते हैं। केस 1 क्या है? केस 1, मैंने केस 1 क्या बताया था? जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो? परपेंडिकुलर हो। किसके? प्लेन के। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड is perpendicular to plane of incidence। पहला केस है ये,
इसमें दो इक्वेशन बनेगी। मैंने बताया है एक परपेंडिकुलर अप्लाई हो और एक क्या अप्लाई हो, एक में होगा पैरेलल अप्लाई, और दो इक्वेशन मिलेंगी। दो इक्वेशन कैसा है, एक इन दोनों में रिलेशन, एक इन दोनों में रिलेशन। तो दो मैक्सवेल फ्रेनल इक्वेशन होगी। फिर क्या होगा, फिर कल हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लेंगे, पैरेलल लेंगे। तो जब पैरेलल लेंगे दो इक्वेशन मिलेगी, एक इन दोनों में रिलेशन, एक इन दोनों में रिलेशन, इन दोनों के किस में, एम्पलीट्यूड में। चलो अब हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मानना पड़ेगा। इस के आई को क्या कर दूं, आगे को बना दूं, क्योंकि मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना पड़ेगा के आई। ऐसे इस के आर को भी क्या करूं, के आर के कमालात खानी यहाँ बना दूं। बना दिया, के आर बन गया, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, ऐसी केटी। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मानना है। मैंने कहा ध्यान से सुनना, प्लेन, प्लेन क्या है, तल, ये वाला बोर्ड। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इस बोर्ड के क्या लेना है, परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर। तो ये मेरा बोर्ड है, ये रहा। अब मुझे इसके परपेंडिकुलर लेना है। परपेंडिकुलर या तो अंदर की तरफ होगा या बाहर की तरफ। देखो ऐसी तो बनेगा, मेरा प्लेन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड या तो अंदर की तरफ होगा या बाहर की तरफ, दो ही सीन बनेंगे। अब आपका जो मन करे वो मान लो। मैं जो मान रहा हूं, मैंने मान लिया अंदर की तरफ है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया अप्लाई, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ मेरा अप्लाई हो गया अंदर की तरफ। ट्रू ट्रू ट्रू। आपने एच पढ़ा है, सर हमने तो नहीं पढ़ा। अरे यार बी, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं नालायक को। बी आपने पढ़ा नहीं अभी, क्या पढ़ा, के क्रॉस ई अपॉन ओमेगा। और यहां से अगर एच की बात करते हैं तो बी बराबर म्यू नोट एच होता है। तो क्या आ जाता है, के क्रॉस ई अपॉन म्यू नोट ओमेगा। तो आपकी बुक में एच मान के चला हुआ है, तो मैं एच ही एज्यूम करके चल रहा हूं। ये इसकी जरूरत पड़ेगी अब एच की डायरेक्शन बताने में। हमें एक चीज और पता है क्या, ई परपेंडिकुलर बी परपेंडिकुलर के, ये तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। अब बी की जगह मैंने क्या मानना हुआ है, एच मानना हुआ है। ये तीनों आपस में क्या होते हैं बच्चा, परपेंडिकुलर। तो अब हमें इसकी डायरेक्शन बतानी। मुझे के की पता चल गई, ऐसे के की ऐसे होगी, देखो मार्कर, यार बड़ा खतरनाक डेरिवेशन है। अभी तो फ्रेनेल इक्वेशन स्टार्ट ही हुई है। के ऐसा हो गया अंदर की साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो गया अंदर की साइड। तो देखो क्या ये परपेंडिकुलर नहीं है, देखो ऐसे ऐसे हो गया ऐसे। चलो अब ये तीनों परपेंडिकुलर है, मुझे किसकी डायरेक्शन बतानी है, एच की। एच किसके बराबर है, के और ई की मल्टीप्लाई के, के की और ई के क्रॉस प्रोडक्ट के। और क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्ट आता है, जैसे मैंने कहा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, सी की डायरेक्शन बताओ। क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्ट मिलता है वो भी वेक्टर होता है, तो इस सी की डायरेक्शन बताओ। तो इसके लिए हम यूज करते थे राइट हैंड थंब रूल। किस किस बच्चे को राइट हैंड थंब रूल पता है? राइट हैंड थंब रूल क्या होता है बेटा, जिनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिंगर उधर को घुमाते हैं, ठीक है। जैसे मैं ए क्रॉस बी की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ए से बी की तरफ फिंगर लाऊंगा, जिधर मेरा अंगूठा होगा वो सी की डायरेक्शन बताएगा। यू नो वेरी वेल। अब देखो मैंने क्या करा, मुझे के क्रॉस ई निकालना है। देखो के क्रॉस ई से एच आ रहा है, तो मुझे एच की डायरेक्शन बता दी है। देखो के तो ऐसे है और ई ऐसे है अंदर की साइड, ऐसे दिखा, के ऐसा है, ये ऐसा आपको दिख नहीं रहा क्योंकि सामने से ऐसे दिखेगा नहीं बोर्ड के अंदर की तरफ, तो ये रहा। अब मुझे क्या करना है, ये के है और ये ई है, मैं आपको ऐसे घुमा लेता हूं। मुझे क्या डायरेक्शन बतानी, एच की। एच के क्रॉस ई, तो के से ई की तरफ फिंगर कर्ल करो। के से के ये है, ये दिख रहा है, के ये है और ई अंदर की साइड है। तो के से ई की तरफ फिंगर कर्ल करूंगा, के से ई की तरफ फिंगर कर्ल करूंगा, और जिधर थंब होगा उधर डायरेक्शन होगी। देखो के ऐसा है, ई अंदर है, ऐसे अंदर की साइड है, तो मैं जब फिंगर कर्ल करूंगा ऐसे ऐसे, ऐसे नहीं, अंदर की साइड ऐसे, यार के ई ऐसे, तो डायरेक्शन ऐसा आ गई ना, समझ गए। तो ये मेरा एच हो गया,
रेड से बना दे रहा हूं, एच आई, और यहां पे क्या है, ई आई भी यहीं पर है। हो गया, चलो तो कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या डायरेक्शन होगी बच्चा, देखो के तो उस डायरेक्शन में है, नू ई अंदर है, ऐसे करोगे के उस डायरेक्शन में, ई अंदर, तो के से ई की तरफ फिंगर, तो थंब क्या बताएगा, एच की डायरेक्शन। तो ये क्या हो गया बच्चा, एच टी, और यहां पर क्या था, ई टी। तीनों परपेंडिकुलर है, देखो ई टी अंदर, तीनों परपेंडिकुलर है, कैसे, ई तो अंदर, के ऐसे और एच ऐसे, देखो क्या तीनों परपेंडिकुलर नहीं आ रहे। हमने क्या बताया, ई एच के तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, यहां भी यहां भी। अब यहां देखो के कैसे, ऐसे, ई अंदर है। अब मुझे बताओ डायरेक्शन बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ बनाऊं या नीचे की तरफ बनाऊं। देखो के कैसे है, ऐसे ऐसे, और ई है अंदर की तरफ, तो फिंगर मुझे ऐसे नहीं ऐसे चलानी है, केस है ई की तरफ, केस है ई की तरफ, तो थंब का हारा नीचे, तो डायरेक्शन ऐसे बनेगी। समझ गए सर, बड़ा खतरनाक है बेटा, बीएससी में हो, कोई बीएससी में होना मजाक बात नहीं है। ये एचआर है और यहाँ पे क्या आ गया, ई आर, हो गया परपेंडिकुलर। अब मुझे आपको एक बेसिक सी चीज और बतानी है, इनका एंगल। समझ गए ये सारी चीज, अगर आप ये फिगर समझ गए तो आपका डेरिवेशन खत्म है। देखो ब्लैक पेन कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, यहाँ एक चीज समझना, एक चीज समझने की कोशिश करना। यहाँ पे ऐसे पहले एक तरफ की समझ लो, दूसरी तरफ की अभी 2 सेकंड में समझा दूंगा। देखो ये θ1 है, अगर मैं इसे यहाँ मिला दूं तो ये 90 हो जाएगा, थीटा आई, ये 90 हो गया। तो ये एंगल कितना हो गया बच्चा, ये एंगल कितना हो गया, अरे त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है, तो 180 में से घटा दो, 180 माइनस 90 माइनस थीटा आई, तो 90 माइनस थीटा आई हो गया। तो ये एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा आई हो गया। ये एंगल कितना हुआ फिर, अरे एच और के एक दूसरे पे 90 डिग्री पे है, एच और के एक दूसरे पे, टोटल तो 90 ना हो गया, टोटल तो 90 हो गया, क्यों, एच और के परपेंडिकुलर है, ये 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 90 माइनस θ1, इतना ही तो होगा। अब माइनस अंदर जाएगा, 90 माइनस 90 प्लस थीटा आई, 90 से 90 तो थीटा आई, तो ये एंगल थीटा आई बचा। तो ये बताने के लिए मैंने इतना ताम झाम किया है, समझ गए, आपको ये ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, मेरा फर्ज है आपको समझाना, तो समझाने के लिए मैंने ये सब किया है। तो ये कितना एंगल हो गया, थीटा आई। ऐसे ही यहां एंगल बनेगा, कैसे, मैंने परपेंडिकुलर ऐसे डाल लू, ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा टी, सॉरी 90, ये क्या हो गया, 90 माइनस थीटा टी। अब दोनों का मुंह मिल रहा है शीर्षा भूमक कोण, तो ये भी 90 माइनस थीटा टी। अब ये टोटल 90 है, तो 90 माइनस थीटा टी से 90 माइनस थीटा टी करोगे तो क्या बचेगा, केवल ये वाला एंगल थीटा टी। ऐसे ही यहां पर, ऐसे ही यहां पर क्या करोगे, इसे यहां मिलाओगे, ये 90, ये 90 माइनस थीटा आर, और ये कितना पूरा 90 था, तो 90 में से माइनस 90 माइनस थीटा आर, तो ये क्या बच गया, थीटा आर। यहाँ साइड में लिख दे रहा हूं इस एंगल को, ऐसे ये एंगल हमने साइड में लिखा है, ये है थीटा टी। ये फिगर है बेटा, मेन फिगर, यहाँ पर हमारी मेन फिगर खत्म होती है, ये इंटरफेस है, और ये बोर्ड क्या है, ये आपका प्लेन है। मेन यहाँ पे फिगर खत्म होती है। ये एंगल वाली चीज भी आप लिखना चाहो तो वीडियो पॉज करके आसानी से खुद पीछे धीरे धीरे इसे रफ कॉपी पे कहीं लिख लो, स्क्रीनशॉट लो। अब खतरनाक चीज आपके लिए आने वाली है, अब इस इक्वेशन का असली रूप आता है। ठीक, वीडियो लंबी ना जाए इसलिए मैंने लिख दिया, आप बिना समझे भी इसे करने की अटेम्प्ट कोशिश करना, मतलब कैलकुलेशन मेरे करे बिना आप करने की कोशिश करना। यहाँ देखो
हमने ये हिस्सा तो आप जो इधर वाला हिस्सा है ये तो आप सब समझ चुके थे, ये दो लाइन मैंने एक्स्ट्रा लिखी है। ये दो लाइन कहाँ से आई? आपने ये पढ़ा है ना, E इक्वस टू ई नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स पढ़ा है। तो ये एक्स एक्सिस के लिए थी। अब हमें डायरेक्शन नहीं पता तो हम आर मान सकते हैं, आर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कुछ भी होता है। अब आपको एक चीज और पता होगी, इसे हम ई के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ई की पावर के फॉर्म में। आप लिखना चाहो लिख लो, नहीं लिखना चाहो तो आप ई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी माइनस के आर ये भी आप लिख सकते हो। दोनों चीजें में से आप कोई सी भी एक लिख लो। मैं इस फॉर्मेट को यूज कर रहा हूं, इससे कोई रॉकेट साइंस वाली बात है नहीं। अब यहां देखो, अब हम ए की बाउंड्री कंडीशन लिखेंगे। मैं आशा करता हूं बाउंड्री कंडीशन आपको पता होगी। सर आशा करनी बेकार है, हमें नहीं पता, आप बता दो। अगर नहीं पता कोई बात नहीं। देखो बाउंड्री कंडीशन होती है जो आपका टेंजेंशियल होता है ना, टेंजेंशियल कंपोनेंट। वो सर ये टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होता है? अरे यार, ये आपका कोई यहाँ जा रहा है और यहाँ कोई पॉइंट है, ऐसा आपने इसे दो कंपोनेंट में तोड़ा, एक ऐसा है और एक ऐसा है, ठीक। तो जो जिसके पैर निकालने उसके जो पैरेलल होगा, क्या होगा? पैरेलल, वो होता है टेंजेंशियल कंपोनेंट। बाउंड्री करे तो बाउंड्री मौत को छूके टक से वापस है। अरे जो पैरेलल वाला कंपोनेंट होगा वो किसके? इंटरफेस के, वो आपका क्या होगा? टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा। रॉकेट साइंस खत्म, ठीक। तो यहां समझो, हमें ई के लिए लिखना है क्या? बाउंड्री कंडीशन। तो इधर का हिस्सा मैंने 1 मान लिया और इधर का हिस्सा मैंने 2 मान लिया। मान लिया, जब मैंने 1 और 2 मान लिए तो इसकी परमिटिविटी और परमिएबिलिटी ये दोनों होगी और इसकी होगी μ2 और E2। कोई रॉकेट साइंस नहीं। तो इधर के हिस्से का और उधर के हिस्से का टेंजेंशियल कंपोनेंट इक्वल होने चाहिए। इक्वल क्यों होने चाहिए? क्योंकि बेटा बाउंड्री कंडीशन की बात कर रहे हैं और बाउंड्री ये हो ये हो, ये बाउंड्री का पॉइंट सेम ही रहता है, ओनली ये रहा। तो क्या है? बाउंड्री कंडीशन सेम होगी, यानी कि इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट और उधर के इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट सेम होगा। बाउंड्री कंडीशन है, ये पता है नहीं, अच्छी बात है, नहीं पता तो इसे याद रखो। चलो, तो E1 का टेंजेंशियल और E2 का टेंजेंशियल, इधर वाला 1 है इधर वाला 2 है, तो 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा? EI और ER। 2 में कितना है? ET। तो इधर ER प्लस EI प्लस ER, उधर क्या हो गया? ET। तो 1 में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा और ये रहा, 2 में केवल ये रहा। तो 1 वाला और 2 वाला, इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट, इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट। अब EI की वैल्यू रखी, हमने क्या पढ़ा? E बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, के आर ले लो, ठीक। अब डायरेक्शन बदल सकते हो तो ये इधर आ जाएगा, ये उधर पहुंच जाएगा। समझ गए? चलो, तो यहां देखो मैंने ई की वैल्यू रख दी। अब मुझे ई आई के लिए लिखना है तो क्या हो जाएगा? ई नोट आई। तो ई आई के लिए ई नोट आई, ई की पावर इस फॉर्मेट में लिख दिया, प्लस ई आर की जगह ई ओ आर हो जाएगा। समझ गए? तो क्या आ गया? ई ओ आर और ये वाला फॉर्मेट लिख दिया, इज इक्वल टू ई टी की जगह पे ई नोट टी साइन ओमेगा टी माइनस के आर, यही लिखोगे। अब ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला, ये सेम होता है। सर यहाँ तो डिफरेंट डिफरेंट है, ये तो ओमेगा टी ओमेगा टी ओमेगा टी तो सेम है, लेकिन यहाँ के आई है, यहाँ के आर है, यहाँ के टी है। मैंने क्या बताया? बाउंड्री कंडीशन की बात कर रहे तो ट्रांसमिट हो, इंसिडेंट हो या रिफ्लेक्ट हो, सबका बाउंड्री पे पॉइंट सेम है, तो ये वाली वैल्यू सबके लिए सेम होगी। तो इधर से ये वैल्यू कॉमन आके टुक 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 कट जाएगी। यहाँ क्या बचेगा? ई ओ आई प्लस ई ओ आर इक्वल टू ई ओ टी। अब ये हिस्सा कॉमन ले लिया मैंने, कॉमन ले लिया, कॉमन लेके इस हिस्से से कट जाएगा। समझे? इतनी छोटी सी बात। अगर आपको ये नहीं पता ये कहां से आया तो आप लिख दो ई नोट आई साइन के आर माइनस ओमेगा टी, यहाँ भी ई ओ आर साइन के आर माइनस ओमेगा टी, यहाँ भी ई ओ टी साइन के आर माइनस ओमेगा टी। अब तो सेम हो गया, सेम हो, खुचुक खुचुक काट दो। लेकिन आपकी बुक में इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया, कोई रॉकेट साइंस वाली बात है नहीं। हो गया। किसके लिए? ई के लिए बाउंड्री कंडीशन होगी। अब एच के लिए बाउंड्री कंडीशन लिखेंगे। बाउंड्री कंडीशन एच, ये मैंने क्या मान ली? ये इक्वेशन नंबर कौन से मान लू? फर्स्ट। ये इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट। बाउंड्री कंडीशन एच, एच के लिए लिखेंगे तो सेम ऐसा ही
H1 का ट्रांसपोर्ट कह रहा टेंजेंशियल कंपोनेंट इक्वल्स टू H2 का ट्रांसपोर्ट टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो इधर के का ट्रांस टेंजेंशियल और इधर के का टेंजेंशियल इक्वल होगा। अब H1 में क्या क्या है, HI प्लस HR, कहाँ गया HR इज इक्वल्स टू HT, HI ठीक इक्वल्स टू H2T, H1 की जगह HI प्लस HR, H2 की जगह पे HT, दोनों का टेंजेंशियल कंपोनेंट ले रहा। ये लाइन ऐसी की ऐसी यहाँ चेप दोगे, दोबारा लिखने से बच गया मैं, बस E नोट की जगह पे H आ जाएगा, E की जगह पे H बना दोगे। अरे सेम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों सेम ही तो है ये रे, बस E की जगह क्या आ गया, B आ गया, बाकी देखो सारा सेम। तो इस वाली लाइन को एज इट इज यहाँ चेप दोगे, बस E की जगह पर क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। अब ये हिस्सा ऐसे कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, BOI प्लस BOR इक्वल टू BOT, B बराबर म्यू नोट H, तो इधर भी म्यू नोट म्यू नोट म्यू नोट, म्यू नोट से म्यू नोट कट जाएगा तो HOI प्लस HOR इक्वल टू HOT। यहां तक समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को धीरे से पीछे करो और बिना स्पीड बढ़ाए, बिना डाउनलोड करे पूरी वीडियो को ध्यान से देखो सारी को यहाँ तक। अब यहाँ पे हमें एक चीज समझने वाली बात है, हमने क्या बताया था, समझो यहाँ हमने बताया था कि टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है जो पैरेलल हो, तो इसका भी टेंजेंशियल कंपोनेंट लेना था, इसका भी। अब यहाँ देखो EOI, E यही मान लिया हमने, ये कैसे है, अंदर की साइड, और ये क्या है आपका इंटरफेस, मैंने बताया था इंटरफेस से लेके चलेंगे, इंटरफेस भी। अब समझो ये मेरा प्लेन है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है प्लेन के परपेंडिकुलर, इंटरफेस भी क्या है परपेंडिकुलर। अरे इंटरफेस यही तो है, इस पे तो लाइट ऐसा डाली जा रही है सरफेस, तो क्या दोनों पैरेलल ना होगी? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, इंटरफेस ऐसा है, तो क्या दोनों पैरेलल ना होगी? तो जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा वो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा। हम दो कंपोनेंट तोड़ते हैं, साइन में और कोस में, किसमें, साइन में और कोस में, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं इसमें टेंजेंशियल कंपोनेंट तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा मेरे पास ये लाइन है, इसे कंपोनेंट में तोड़ना, तो आप थोड़ा हिचकिचाओगे, लेकिन अगर ये लाइन है इसे आप तुरंत कंपोनेंट में तोड़ दोगे। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ही पैरेलल है, और पैरेलल है तो वो क्या है, टेंजेंशियल कंपोनेंट है। मैंने क्या बताया, जो इंटरफेस के पैरेलल होगा वो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरा का पूरा ही क्या है, पैरेलल है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की साइड और ये इंटरफेस ऐसा हो गया, तो क्या दोनों ये रे पैरेलल ना होगी? पैरेलल होने का मतलब जो 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 आपका मेन है वही आपका क्या है, टेंजेंशियल कंपोनेंट है। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं H के केस की, तो हमें यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा। देखो हमने HOI यहाँ पे रेड से गलत कर दिया, ट्यूं 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 ट्यूं, HOI प्लस HOR, इनका क्या लेना है, टेंजेंशियल कंपोनेंट इक्वल्स टू HOT का टेंजेंशियल कंपोनेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड का तो जो मेन रिजल्ट है वो ही टेंजेंशियल है, क्योंकि वो पैरेलल है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, टेंजेंशियल वो लेना है जो इंटरफेस के पैरेलल हो। अब H की बात करते हैं, H कैसे है, ऐसे H है, क्या यो टेंजेंशियल के इसके इंटरफेस के पैरेलल है? नहीं भैया, H ऐसे है, कहाँ है पैरेलल? या ऐसे कर लो, चलो ऐसे, H ऐसे है, इंटरफेस ऐसे है, तो कहाँ है पैरेलल, ऐसे मिल रहा है एंगल। देखो ये मेरा इंटरफेस हो गया, ये मेरा H हो गया, तो पैरेलल नहीं है, तो मुझे इसके दो कंपोनेंट तोड़ने पड़ेंगे, एक ऊपर को और एक ऐसे। समझ गए मार्कर कहाँ गया? तो एक कंपोनेंट ऐसे टूटता H का सुई, और एक ऐसे टूटेगा। समझ गए, समझ गए? अरे जो ऐसे टूटेगा वो क्या होगा, जो एंगल के पास हो H कोस थीटा 1, और जो एंगल से दूर हो H साइन थीटा I, 1 ही निकल रहा है दिमाग से, ठीक है? तो अब आप देखो इंटरफेस के पैरेलल कौन सा, H कोस थीटा 1, तो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट हो गया। तो देखो HOI का टेंजेंशियल कंपोनेंट HOI कोस थीटा 1, ऐसी HOR का, OR का, HOR का तोड़ोगे तो भैया नीचे को टूटेगा ऐसे,
और एक ऐसा जो एंगल के पास वाला, देखो जो नीचे को टूटा एच ओ आर कोस थीटा आर, क्या वो इसके पैरेलल नहीं है? तो पैरेलल कंपोनेंट क्या होगा? टेंजेंशियल। ये ऊपर को था, ये नीचे को था, तो डायरेक्शन अपोजिट माइनस आ गया, एच ओ आर कोस थीटा वन इज इक्वल टू ऐसी एच एक ऊपर को और एक ऐसे ऐसे इधर को, तो क्या हो गया? एच ओ टी कोस थीटा टी। ऊपर वाले हमने पॉजिटिव लिए हैं, ऊपर जा रहा पॉजिटिव, ऊपर जा रहा पॉजिटिव, नीचे आ रहा नेगेटिव। समझ गए? अरे यहाँ तो यहाँ क्यों नहीं ब्रेक करा? क्योंकि ये जो खुद है ना, ये खुद ही टेंजेंशियल है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो पैरेलल ही है। लेकिन जब हम H की बात करते हैं, H पैरेलल नहीं है, तो H का हमें पैरेलल कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा जब टेंजेंशियल बनेगा। समझ गए इतनी बात? ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब हमने ये सबसे शुरुआत में प्रूफ किया था, क्या? H इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन म्यू इनटू ई करा था शुरुआत में प्रूफ, सबसे शुरुआत में आज ही क्लास में। तो यहां से अगर मैं एच ओ आई की वैल्यू निकाल लूं, ओ आई के लिए, ओ आई वाला हिस्सा इधर है, तो भैया ई वन के लिए ई की जगह एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन, म्यू की जगह म्यू वन और ई की जगह ई वन। अब मैं एच ओ आर के लिए लिखता हूं, तो ओ आर भी इधर है, तो दोनों 1 1 वाले केस हो गए, इसकी जगह 1 1 और ई ओ आर। एच ओ टी की बात करता हूं, वो उधर की साइड है, तो ई टू एप्सिलॉन नॉट और ई ओ टी। ये इक्वेशन नंबर 4 मान ली। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, ये चीज समझ में नहीं आई तो पूछना। मेन चीज थी ये कंपोनेंट में क्यों नहीं ब्रेक हुआ और ये कंपोनेंट में ब्रेक क्यों हुआ है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बहुत डेप्थ में करा रहा हूं आपको। चलो अब आगे देखते हैं। अब आपको है बेसिक सी चीज समझनी है। मैंने इक्वेशन 3 और 4 एक साथ अप्लाई कर दी। ये इक्वेशन नंबर जो 1 थी, 1 को मैंने यहाँ लिख दिया है क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, और इस हिस्से को मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, 1 इक्वेशन उधर लिख के मैंने इस हिस्से को रफ कर दिया। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 में 4 अप्लाई करी। जैसे एच ओ आई की जगह पर क्या आ गया? ये एप्सिलॉन 1 अपॉन म्यू 1 ई ओ आई कोस थीटा 1 ऐसी माइनस एच ओ आर की जगह पर एप्सिलॉन 1 अपॉन म्यू 1 ई ओ आर कोस थीटा आर, अंडर रूट में है ये ऐसी भैया एच ओ टी की जगह पर ये वैल्यू रख दी। ठीक है, अब सर ये तो बड़ी खतरनाक है, तो प्राण सुखा रही है हमारे। बेटा प्राण तो देखो सुखाएगी। ये इक्वेशन आप रफ कॉपी पे लिख लो, इनकी जरूरत पड़ेगी अभी डेरिवेशन में। अभी ये डेरिवेशन 60% हुआ है, 40% अभी बाकी है। अभी देखते रहो, वीडियो लेंथी है, आपको मजा भी, आप लेंथी डकरा रहे थे तो टॉपिक भी खतरनाक है। अब देखो हमने क्या बताया था, पहली इक्वेशन इन दोनों में रिलेशन मैग्नीट्यूड में, यानी कि ईओ में, इसमें और इसमें। मैंने यही तो बताया था, रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट में जो मैग्नीट्यूड में, एम्पलीट्यूड में, और एम्पलीट्यूड यही तो होता है। तो रिफ्लेक्शन का एम्पलीट्यूड क्या है? ई ओ आर, और इंसिडेंट का क्या है? ई ओ आई। तो मैं अगर ई ओ आर और ई ओ आई निकाल दूं तो मेरी फ्रेनेल की फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी। और ये क्या था? ट्रांसमिशन। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? एम्पलीट्यूड ई ओ टी, और इसका क्या होगा? ई ओ आई। ये निकाल दू, ये सेकंड इक्वेशन। ऐसे ही कल के सेकंड होगा, सेम ये इक्वेशन और ये रिलेशन कल निकाल लेंगे। कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होगा। पहले अब हम ये निकाल लें। अब ये मेरे पास बहुत आसान है, ई ओ आर अपॉन ई ओ आई निकालना है मुझे, पर मुझे ई ओ टी खत्म करना होगा, क्योंकि मुझे इन दोनों में रिलेशन निकालना, तो ई ओ टी खत्म करना होगा। तो ई ओ टी कैसे खत्म करूं? पहले इक्वेशन मान लो, इसे भी कुछ इक्वेशन नंबर 5 मान ली मैंने ये। ठीक है, अब देखो ईओटी खत्म करना है तो इक्वेशन वर्जन है ईओटी किसके बराबर? ईओआई प्लस ईओआर। बदल गई, पूरा हो गया कन्वर्जन। तो क्या हो गया? एप्सिलॉन 1 अपॉन म्यू 1 ई ओ आई कोस थीटा आई माइनस एप्सिलॉन 1 अपॉन म्यू 1 ई ओ आर कोस थीटा आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट अपॉन म्यू 2 ई ओ टू की जगह पर क्या आ जाएगा? ई ओ आई प्लस ई ओ आर कोस थीटा टी। ये आ गया।
अब मेरी इक्वेशन ओ आर और ओ आई में आ गई। अब इसे सोल्व करके मुझे ई ओ आर अपॉन ई ओ आई निकालना है। अब आप भली भांति जानते हो मैं क्या कर रहा हूं, वन साइड ई ओ आर कर रहा हूं और दूसरी साइड ई ओ आई कर रहा हूं। तो देखो ई ओ आई इधर कर रहा हूं और ई ओ आर उधर कर रहा हूं। तो क्या बचा यहाँ पर, अंडर रूट एप्सिलॉन 1 अपॉन म्यू 1 ई ओ आई कोस थीटा 1। अब ये ई ओ आई वाला पोर्शन मल्टीप्लाई करके इधर ले आऊंगा, प्लस में था माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट एप्सिलॉन 2 अपॉन म्यू 2 ई ओ आई कोस थीटा टी। अरे यार इसकी भी मल्टीप्लाई होगी और इसकी भी मल्टीप्लाई होगी, उनसे पूछ लो, इसकी भी मल्टीप्लाई होगी और इसकी भी मल्टीप्लाई होगी, इज इक्वल्स टू ये माइनस का उधर जाके प्लस में हो जाएगा। ये माइनस का है ई ओ आर वाला, एक तो ई ओ आर ये बचेगा क्या, अंडर रूट हो गया आपका डेरिवेशन ई ओ आर कोस थीटा टी प्लस ये माइनस का है दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाएगा, अंडर रूट ये एप्सिलॉन 1 अपॉन म्यू 1 ई ओ आर कोस थीटा आर। समझ गए? अरे ये यहीं रखा, ये माइनस का दूसरी साइड प्लस, इसकी इसमें मल्टीप्लाई और इसमें मल्टीप्लाई करके ई ओ आई वाला इधर ले आया, प्लस का था माइनस में और ये प्लस का था उसमें। अब मुझे ई ओ आर अपॉन ई ओ आई निकालना, तो यहाँ देखो क्या कॉमन आ रहा है, इसमें ई ओ आई कॉमन आ जाएगा, इसमें ई ओ आर कॉमन आ जाएगा, आपका डेरिवेशन खत्म। ढन टन है, मुस्कुराओ, स्क्रीनशॉट लो और कर लो खुद फटाफट, कर सकते हो ना। अब देखो आप, मैं ही करा देता हूं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ई ओ आई क्योंकि मुझे पता कुछ बच्चे नु के सर आप ही करा दो, आप ही करा दो। अंडर रूट क्या बचेगा, एप्सिलॉन 1 अपॉन म्यू 1 कोस थीटा 1 माइनस अंडर रूट एप्सिलॉन 2 अपॉन म्यू 2 कोस थीटा टी। अरे ये आई है जिसे मैं क्या बोल देता हूं बार बार, 1। ठीक, चलिए इज इक्वल्स टू यहां क्या कॉमन, ई ओ आर कॉमन, क्या बचा, क्या बचा, कोस अंडर रूट एप्सिलॉन 2 अपॉन म्यू 2 ई ओ आर तो कॉमन आ गया, क्या बचेगा, कोस थीटा टी प्लस अंडर रूट क्या बचा आगे, कोस थीटा आर, यही तो बचा। अब मैं इस हिस्से को रफ कर दे रहा हूं, अब आप समझ गए, आपका रिलेशन आ लिया। यहाँ ई ओ आई कॉमन, ई ओ आर कॉमन, इस हिस्से को मैं रफ कर दे रहा हूं। ये फिगर ही थी असली इसकी, सर फिगर नहीं सब कुछ असली था। ये बेटा बहुत डिटेल में आपको बताया मैंने, ठीक है, डेप्थ में उतार दिया, गहराई में बस डूबना नहीं है आपको। फाइनल इक्वेशन कोई नहीं काट सकता इसे। अब ई ओ आर अपॉन ई ओ आई निकाल लो, ये डिवाइड में इधर, ये इधर, तो क्या निकालना, ई ओ आर अपॉन ई ओ आई कितना हो गया, ये तो ई ओ आई इधर और ये सारा इसके अपोन में, तो क्या बचा, ऊपर तो बचा अंडर रूट एप्सिलॉन 1 अपॉन म्यू 1 कोस थीटा 1 माइनस अंडर रूट ए 2 अपॉन एप्सिलॉन 2 कोस थीटा टी अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन 2 अपॉन म्यू 2 कोस थीटा टी प्लस अंडर रूट म्यू 1 अपॉन एप्सिलॉन 1 कोस थीटा आर। इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, ऑर्डर कैसे, ये इधर ये इधर, प्लस में तो ऑर्डर चेंज हो सकते हैं, 2 + 3 लिख लो, 3 + 2 लिख लो। ये क्या आ गई, दिस इज फ्रेनेल्स फर्स्ट इक्वेशन। सर अभी तो सेकंड भी नहीं आई, हाँ नालायको, दिस इज फ्रेशनेल फर्स्ट इक्वेशन। इसलिए मैं ये लाइव क्लास नहीं ली क्योंकि आप परेशान हो जाते, वैसे ही 1 घंटा टच कर रही है,
लेकिन अगर लाइव लेता तो 1.5-2 घंटे में खत्म कराते आप इसे। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। फाइनल की ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। अभी सेकंड भी आज ही करेंगे। मैंने बताया था जब परपेंडिकुलर होगी तो दो इक्वेशन होगी, पैरेलल मैंने बताया था। ये माइक क्यों निकाल लिया मैंने, अभी क्या क्लास खत्म हो गई। परपेंडिकुलर होगी तो दो इक्वेशन होगी, EOR अपॉन EOI। सेकंड इक्वेशन जो आएगी EOT अपॉन EOI। रिफ्लेक्शन और क्या हो गया, इंसिडेंस, ट्रांसमिशन और इंसिडेंस की सेकंड इक्वेशन। ये तो हो गया रिफ्लेक्शन इंसिडेंस, ये ट्रांसमिशन इंसिडेंस। ठीक, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड इक्वेशन में लिख देता हूँ फट, चलो लिखता क्या हूँ, 2 मिनट में सोल्व भी करा देता हूँ। ठीक है, 2 मिनट में सोल्व भी करा देता हूँ। बुक में ऐसे भी लिखा हुआ है, इसका मतलब है परपेंडिकुलर के लिए है। फर्स्ट इक्वेशन आ गई घातक। अब देखो सेकंड इक्वेशन, थर्ड और फोर्थ कल की क्लास में करेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 5। ये इक्वेशन 5 ही तो है। अब आप इसे कर सकते हो, मुझे कराने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, पर मैं फिर भी करा देता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 5 ये थी। अब आपको क्या करना है, OT में और OI में निकालने, तो OR गायब करना है। पहले इन दोनों में निकालनी तो EOT गायब करा था। अब फर्स्ट इक्वेशन से आपको ये पता है, फर्स्ट इक्वेशन से यही तो थी फर्स्ट इक्वेशन, तो यहाँ से EOR गायब करना है। तो EOR किसके बराबर हो जाएगा, इसके ही तो बराबर हो जाएगा। तो मैं EO देखो आ गई ना T और I में, चलो मैं कर देता हूँ। क्या हो गया, अंडर रूट एप्सिलॉन 1 अपॉन म्यू 1 EOI कोस थीटा आई माइनस अंडर रूट, खुद करो इसे, वीडियो पॉज करो, मैं भी यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, आप भी करते चलो, बाद में मैच करना। EOR की जगह पर क्या आ गया, EOT माइनस EOI कोस थीटा आर आ गया, इज इक्वल टू EOT कोस थीटा टी। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, साइड में ये लिख देना, नहीं तो बाद में कंफ्यूज होगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, TT वाले उधर इधर उधर कर लेता हूँ और II वाले इधर कर लेता हूँ, जैसे पहले किए थे। एप्सिलॉन 1 अपॉन म्यू 1 EOI कोस थीटा आई माइनस EOI कर रहा हूं, इधर इधर EOI कर रहा हूं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस एप्सिलॉन 1 अपॉन म्यू 1 अंडर रूट में EOI कोस थीटा आर। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मारो मुझे, मैंने BSc ली है। एप्सिलॉन 2 अपॉन म्यू 2 EOT कोस थीटा टी। अब ये देखो, ये भी EOT बाहर माइनस है, दूसरी साइड जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो कितना, अंडर रूट म्यू 1 अपॉन एप्सिलॉन 1 EOT कोस थीटा आर। अब यहाँ देखो EOI दोनों में है, यहाँ EOT दोनों में है। अब आप इसे चाहो तो कर सकते हो, EOI कॉमन, क्या बचा, अंडर रूट एप्सिलॉन 1 अपॉन म्यू 1 कोस थीटा आई प्लस अंडर रूट एप्सिलॉन 1 अपॉन म्यू 1 कोस थीटा आर। यही तो हो गया, इज इक्वल टू EOT कॉमन, क्या हो गया यहाँ पर, अंडर रूट एप्सिलॉन 2 अपॉन म्यू 2 कोस थीटा टी माइनस माइनस नहीं प्लस अंडर रूट एप्सिलॉन 1 अपॉन म्यू 1 कोस थीटा आर। अब हमें EOT अपॉन EOI निकालना, ये इधर पहुंच जाएगा, ये सारा इसके अपोन में। तो EOT अपॉन EOI किसके बराबर, ये सारा इसके अपोन में। तो ये क्या है आपका, अंडर रूट एप्सिलॉन 1 अपॉन म्यू 1 कोस थीटा आई प्लस अंडर रूट एप्सिलॉन 1 अपॉन म्यू 1 कोस थीटा आर। ये आर ही तो है, ये आई कहां से आया, देखो EOI कोस थीटा आर, कोस थीटा आर अपॉन
अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन, कहाँ गया ये रहा, एप्सिलॉन 2 अपॉन म्यू 2 कोस थीटा टी प्लस अंडर रूट एप्सिलॉन 1 अपॉन म्यू 1 कोस थीटा आर। लो जी, दिस इज फ्रेशनेल्स सेकंड इक्वेशन। इन इक्वेशन में भी कुछ हल्का सा चेंज होता है, वे मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। दिस इज फ्रेशनेल्स सेकंड इक्वेशन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट। होगी सेकंड इक्वेशन, इसे रफ कर दूं। अभी मैं बुक में एक चीज देख रहा था, एक चीज मेरी बुक में निगाह पड़ी, ठीक, कि फ्रेशनेल की सेकंड इक्वेशन थोड़ी सी अलग लिखी हुई है। अब जब थोड़ी सी अलग लगी हुई तो मेरा दिमाग खटका, ये अलग क्यों लिख रही है। फिर सोचा मैंने अलग क्यों लिखी हुई है, बुक में इतना डीपली प्रूफ नहीं है, तो फिर मेरी समझ में आई, इन्होंने ज्यादा खोपड़ी चला ली। इन्होंने क्या लिखा हुआ है, भैया ये मेरा कोई प्लेन है, इस पर लाइट वेव गई ऐसे चलेगी, तो आपको पता होगा इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। तो थीटा आई किसके बराबर है, थीटा आर के हियर, क्योंकि इंसिडेंट एंगल आपतित कोण अरे पहले ही परावर्तन का पहला ही नियम नहीं है, तो वही तो है। इन्होंने थीटा आई की जगह पे थीटा आर लिख रखा, या थीटा आर की जगह पे थीटा आई। जब थीटा आर की जगह पे थीटा आई लिख देंगे तो क्या ऊपर की इक्वेशन सेम ना बन जाएगी। तो बुक में ऐसा लिखा हुआ है, ये दोनों सेम होगी, थीटा आई, तो क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट एप्सिलॉन 1 अपॉन म्यू 1 कोस थीटा आई अपॉन 1 वाली टर्म शुरू में लिख दूं मैं, अंडर रूट एप्सिलॉन 1 अपॉन म्यू 1 कोस थीटा आर की जगह पे क्या लिख दिया, थीटा आई, प्लस ये वाली बाद में लिख दूं। बुक में ऐसे लिखी हुई है। सर सेकंड में भी कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट वाली में भी कर सकते हैं, जो आपने पहले प्रूफ कराई थी कर सकते हैं, लेकिन उसमें ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, कोई भी टर्म ऐसे कम नहीं होगी। इसमें देखो वैल्यू रखते एक टर्म कम हो गया, ट्वाइस बन गया, तो फ्रेशनेल की इसे भी सेकंड इक्वेशन बोलते हैं। तो फ्रेशनेल की हमें दोनों इक्वेशन मिल गई है। अब तीसरी चौथी सेम ऐसे ही कल करेंगे। आपको एक बेसिक सी चीज पता थी, क्या पता थी, हमने क्या करा था, ये हमारे पास कोई इंटरफेस था, एक सरफेस थी, मैंने लाइट वेव ऐसे डाल ली थी, कुछ हिस्सा तो इसका पार निकल जाएगा और कुछ टकरा के वापस आ जाएगा। ठीक, ऐसा ही तो होगा, ऐसा ही तो होगा। ये ई थी, ये क्या हो गया, ये ई आई थी, ये क्या हो गया, ई टी हो गया, और ये क्या हो गया, ई आर। टी का मतलब ट्रांसमिशन, यहाँ रिफ्लेक्शन, और यहाँ इंसिडेंट, आपतन, बाहर निकलना, और परावर्तन, ये तीनों चीज होगी। अब मैंने बताया इनके एम्पलीट्यूड में रिलेशन निकालना, जो एम्पलीट्यूड में रिलेशन निकलेगा वे ही फ्रेशनेल की इक्वेशन है। कैसे, इसका एम्पलीट्यूड ई नोट आई, इसका एम्पलीट्यूड ई नोट आर, इसका सॉरी ई नोट टी, इसका एम्पलीट्यूड ई नोट आर। सर एम्पलीट्यूड यही क्यों होता है, अरे आपने ये इक्वेशन नहीं पढ़ी थी, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स पढ़ी हुई है ये इक्वेशन। तो ये जो होता था यही तो आयाम होता था, एम्पलीट्यूड। अब जब ई की फॉर्मेट में लिखेंगे तो ऐसे बनेगी इक्वेशन, तो जब कंपेयर करते हैं तो ये ही आयाम आता है। तो इंसिडेंट का आयाम ये मान लिया, ट्रांसमिटेड का आयाम ये मान लिया, रिफ्लेक्टेड का आयाम ये मान लिया। अब जो इन दोनों में, पहले इन दोनों में रिलेशन निकालना है इनके आयाम में, तो वो तो क्या बन गई मेरी पहली इक्वेशन। अब इन दोनों के आयाम में रिलेशन निकालना, यो बन गई मेरी, देखो ईओटी ईओआई, ये बन गई मेरी सेकंड इक्वेशन। अब थर्ड फोर्थ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थर्ड फोर्थ में हमें क्या कर देना है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ये ई तो है, हमने ये क्या था मेरा प्लेन था, प्लेन के परपेंडिकुलर लिया। अरे यार ये प्लेन था, इसके परपेंडिकुलर लिया, जब हमें पहली और दूसरी इक्वेशन मिली। अब ये प्लेन है, ये प्लेन इसके पैरेलल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे किसी भी डायरेक्शन में लगाएंगे,
पर अब मुझे आशा है आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरीके से सेकंड इक्वेशन, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में अप्लाई करना है। अब जो भी थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है वे आपको बहुत आसान पड़ेगी, वे आपको टफ नहीं पड़ेगी। पहली चीज, उनका फिगर भी चेंज होगी। उनकी फिगर क्यों चेंज होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डॉट करके लिया था, हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसी ऐसी डायरेक्शन में लेंगे, ऐसे में क्यों? अरे ये प्लेन हो गया मेरा, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड अब परपेंडिकुलर लिया था केस 1 में, केस 2 में पैरेलल लूंगा, तो पैरेलल ऐसे ही तो आएगा, किसी भी डायरेक्शन में ऐसे, ऐसे। तो अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस डायरेक्शन में ले लूंगा, तो फिर एच और के की डायरेक्शन क्या होगी, ये सब करने के बाद तब हम सेकंड केस करेंगे कल। तब तक के लिए गुड लक, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।